तो नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग यूपी लैंड लॉ का 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को राष्ट्रपति द्वारा कब अनुमति प्रदान की गई? When was the UP Revenue Code 2006 assented by the President? 29 नवंबर 2015, 29 नवंबर 2012, 29 नवंबर 2016 या 29 नवंबर 2006? तो इसका सही आंसर है बी, 29 नवंबर 2012 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के कुछ प्रावधान कब लागू किए गए? When were some provisions of UP Revenue Code 2006 implemented by the Governor of उत्तर प्रदेश? 18 दिसंबर 2015, 18 दिसंबर 2016, 18 दिसंबर 2012, 18 दिसंबर 2006? इसका सही उत्तर है ए, 18 दिसंबर 2015 को उत्तर प्रदेश राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के कुछ प्रावधान लागू किए गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को किस तारीख को लागू किया गया? 11 फरवरी 2006, 11 फरवरी 2015, 11 फरवरी 2016 या 11 फरवरी 2012? इसका सही उत्तर है 11 फरवरी 2016। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल कितनी धाराएं हैं क्या आपको पता है? ऑप्शन ए 134 धाराएं, बी 334 धाराएं, सी 434 धाराएं या फिर डी 234 धाराएं? इसका सही ऑप्शन है 200, जो डी नंबर ऑप्शन है 234 धाराएं। हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? हाउ मैनी शेड्यूल वर आर द यूपी रेवेन्यू कोड 2006? 3 शेड्यूल, 4 शेड्यूल, 5 शेड्यूल, 6 शेड्यूल? तो कुल कितनी अनुसूचियां थीं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में? इसका बी ऑप्शन सही है, 4 शेड्यूल। ठीक है, 4 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है, हिंदू काल में राजाओं को भूमि की उपज का कितना भाग या उपज का कितना भाग प्राप्त करने का अधिकार था? तो हिंदू काल में जो राजा थे वो भूमि के उपज का कितना भाग लेते थे? 1/6, 1/6 पार्ट राजाओं को देना पड़ता था। ठीक है, जैसे आप 100 रुपये कमाते हैं तो उसका 6वां हिस्सा आप राजाओं को दे देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में सुल्तान को भूमि की उपज की कितनी भाग प्रदान करने का अधिकार था? हिंदू काल के बाद अगला प्रश्न आया कि मुस्लिम काल में कितना दिया जाता था? तो 1/3। ठीक है, तीसरा हिस्सा जो है वो राजाओं को या मुगलों को दिया जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 1 में क्या उल्लिखित है? तो क्या आप लोगों को पता है कि धारा 1 में क्या बताया गया है? ए संक्षिप्त नाम, बी विस्तार या सी प्रारंभ या फिर डी उपयुक्त सभी? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। किसी भी अधिनियम की, किसी भी एक्ट की, एनी एक्ट, ठीक है, सभी में पहला जो सेक्शन होता है, सेक्शन 1 होता है, उसमें यही 3 चीजें बताई जाती हैं, उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ठीक है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कुल कितने अध्याय हैं? ए 14, बी 15, सी 16 या डी 17? तो कुल 16 अध्याय हैं, सेक्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4(1) में क्या परिभाषित किया गया है? कृषि, बाग भूमि, बैंक, आबादी या ग्रामीण आबादी? तो धारा 4(1) में आबादी या ग्रामीण आबादी को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की 4(2) में, यानी कि धारा 4(2) में परिभाषित कृषि के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? बागवानी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन या उपयुक्त सभी?
तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है कि धारा 4(2) में ये सब परिभाषित किया गया है, बागवानी भी, पशुपालन भी और मधुमक्खी पालन भी। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो धारा 4 है वो परिभाषा खंड को बताती है, ठीक है, कि इसमें परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में कृषि वर्ष को परिभाषित किया गया है? ए धारा 4(23), बी धारा 4(32), सी धारा 4(33) या फिर डी धारा 4(43). ऑप्शन ए राइट आंसर है। धारा 4(23) में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की कृषि वर्ष को परिभाषित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार कृषि वर्ष कब आरंभ होता है? ऑप्शन ए 1 जुलाई से, बी ऑप्शन ए 1 जनवरी से, बी 1 जुलाई से, सी 1 जून से या फिर डी 1 मार्च से। इसका सही उत्तर है बी 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार कृषि वर्ष प्रारंभ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार कृषि वर्ष कब समाप्त होता है? तो 1 जुलाई से प्रारंभ होता है, समाप्त कब होता है? 30 जून। ऑप्शन सी इसका सही है। इसमें ऑप्शन और दिए हैं 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि कृषि वर्ष जो है कब समाप्त होता है? 30 जून को। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में राजस्व न्यायालय के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? ए राजस्व बोर्ड को, बी अतिरिक्त कलेक्टर को, सी तहसीलदार को या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है कि सभी, राजस्व बोर्ड, अतिरिक्त कलेक्टर और तहसीलदार ये सभी राजस्व न्यायालय के अंतर्गत शामिल होते हैं या राजस्व न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में राजस्व अधिकारी के रूप में किसे शामिल किया गया है? आयुक्त, कलेक्टर, उप जिलाधिकारी जिसे अंग्रेजी में एसडीओ कहते हैं, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इन सभी को राजस्व अधिकारी माना गया है। और ऊपर वाले क्या देखा था हमने 15 नंबर में? इन सभी को राजस्व बोर्ड, अतिरिक्त कलेक्टर, तहसीलदार ये सब क्या है? ये राजस्व न्यायालय हैं। और आयुक्त, कलेक्टर, उप जिलाधिकारी ये राजस्व अधिकारी हैं, ठीक है। तो राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी इनमें आपको अंतर को आपको जानना होगा और समझना होगा। ये किस धारा में ये भी जानना होगा क्योंकि ये आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में राजस्व न्यायालय के रूप में किसे शामिल नहीं किया गया? राजस्व निरीक्षक, मुख्य राजस्व अधिकारी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार। तो इसका ऑप्शन ए राइट है कि राजस्व निरीक्षक को जो है वो राजस्व न्यायालय के रूप में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में बाग भूमि, ठीक है, जिसे ग्रोव लैंड कहते हैं, को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 4(10), बी धारा 4(11), सी धारा 4(12), धारा 4(13). इसका बी राइट आंसर है। धारा 4(11) में बाग भूमि को परिभाषित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 किस तारीख को लागू किया गया? ए 1 जुलाई 1947, 1 जुलाई 1950, 1 जुलाई 1952, 1 जुलाई 1951। तो 1 जुलाई 1952 सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। इसी दिन क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1905 जो है लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों फिर उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड लागू हुआ, ये समझना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 20वां, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 किस तारीख को समाप्त कर दिया गया? तो 1 जुलाई 1952 को इसे लागू किया गया था। समाप्त कब कर दिया? 4 ऑप्शन हम लोगों के पास हैं। 11 फरवरी 2006, 11 फरवरी 2014,
11 फरवरी 2015, 11 फरवरी 2016। तो 11 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1905 को समाप्त कर दिया गया 11 फरवरी 2016 को। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को कितने अधिनियमों को रद्द करने के बाद लागू किया गया? तो जो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 है वो कितने अधिनियमों को रद्द करने के बाद लागू किया गया? क्या आपको पता है? ए 32 अधिनियमों को, बी 39 अधिनियमों को, सी 37 अधिनियमों को, या डी 29 अधिनियमों को। इसका सही उत्तर है बी, जो है ये यूपी रेवेन्यू कोड 39 अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, इस अधिनियम के लागू होने से पहले भारत में कितने 39 अधिनियम लागू थे। इन सभी को खत्म करके क्या लागू किया गया? यूपी रेवेन्यू कोड, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट है कि 39 अधिनियमों को खत्म करके यूपी रेवेन्यू कोड लागू किया गया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, किस तारीख को निहित होने का दिनांक कहते हैं? 1 जुलाई 1950, 1 जुलाई 1951, 1 जुलाई 1952, 1 जुलाई 1947। इसका राइट आंसर है बी, 1 जुलाई 1951। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष को बाग भूमि नहीं माना जाता? तो जो बाग भूमि होती है, ग्रूव लैंड होता है, उसमें कौन से वृक्ष हैं उन्हें बाग भूमि नहीं माना जाता? केला, पपीता, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर ए और बी दोनों? इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। जो केले की खेती होती है और जो पपीते की खेती होती है, इन दोनों को ही बाग भूमि नहीं माना जाता। ठीक है, ए और बी दोनों, डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भूमि प्रबंध समिति की स्थापना की गई है? ए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 द्वारा, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 द्वारा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 द्वारा, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 द्वारा। तो किसके द्वारा भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना की गई? इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के द्वारा भूमि प्रबंध समिति की स्थापना की गई। हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में राजस्व परिषद को परिभाषित किया गया है? धारा 4(3), धारा 4(4) या धारा 4(5) या धारा 4(6)? तो धारा 4(6) डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसी में राजस्व परिषद को परिभाषित किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद कहाँ स्थित है? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद या प्रयागराज? ठीक है, ए और बी दोनों स्थान पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सी इसका राइट आंसर है कि जो राजस्व परिषद है, रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो इलाहाबाद में भी है और लखनऊ में भी है, जिसे प्रयागराज कहा जाता है इलाहाबाद को। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर की, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अधीन राजस्व परिषद के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 6, 8? सही उत्तर है 2। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अधीन राजस्व परिषद के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में कितने अध्यक्ष होते हैं? हाउ मैनी प्रेसिडेंट आर देयर इन यूपी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू? ए 2, 1, 3, 4? का सही उत्तर है 1। तो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में कुल कितने अध्यक्ष होते हैं? 1। बी आंसर सही। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4(17) में राजस्व अधिकारी के रूप में किसे मान्यता नहीं दी गई? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक? सी ऑप्शन इसका सही है। लेखपाल को जो है वो धारा 4(17) में राजस्व अधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अनुसार लेखपाल की नियुक्ति की जाती है?
धारा 15(1), धारा 15(2), धारा 15(16)(1), धारा 16(2). इसका सही ऑप्शन है डी, धारा 16(2) के अधीन लेखपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, लेखपाल की सेवा किस सेवा अधिनियमावली के अंतर्गत आती हैं? उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, या ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006। ठीक है। अगला प्रश्न है 32, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 26 के अधीन अवरोध हटाने के लिए आदेश पारित करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो धारा 26 के अधीन कौन अवरोध हटा सकता है? कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपजिलाधिकारी। इसका सही उत्तर है तहसीलदार। तहसीलदार को अवरोध हटाने की शक्ति धारा 26 के अंतर्गत यूपी रेवेन्यू कोड में प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत लेखपाल के क्या कर्तव्य हैं? तहसील में उपस्थिति देना, राजस्व निरीक्षक को सूचित करना, विपत्ति की सूचना देना, या उपयुक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है कि लेखपाल के ये सभी काम है, तहसील में उपस्थिति भी देना भी, राजस्व निरीक्षक को सूचित करना भी, और विपत्ति की सूचना देना भी। अगला प्रश्न है 34 नंबर, राज्य सरकार किस धारा के अनुसार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करती है? धारा 10(2), धारा 10(1), धारा 12(1), धारा 12(2). सी ऑप्शन सही है, धारा 12(1). अगला प्रश्न है, लेखपाल द्वारा रखे जाने वाले कागजात की संख्या कितनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कितने कागज रख सकता है लेखपाल? 22। सही ऑप्शन इसका 22। इसमें बहुत जगह कन्फ्यूजन होगा क्योंकि सवालों में बहुत जगह अंतर है, कहीं 24, कहीं 25। तो इसका सही उत्तर है 22। ठीक है, लेखपाल द्वारा कितने कागज रखे जाते हैं? 22। अगला प्रश्न है 36 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राजस्व की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? व्यक्ति, परिवार, गांव, या ब्लॉक? सी ऑप्शन सही है, गांव को। ठीक है। इस नंबर, सीमा का निर्धारण एवं सीमांकन के संबंध में किस धारा में प्रावधान किया गया है? धारा 20, धारा 21, धारा 22, धारा 23। सही ऑप्शन है धारा 23 में। अगला प्रश्न है, सीमा संबंधी विवादों का निस्तारण कौन करता है? आयुक्त, उपजिलाधिकारी, या कलेक्टर, या तहसीलदार? सही उत्तर है उपजिलाधिकारी। यही सीमा संबंधी विवादों का निपटारा करता है, गांव की सीमाएं या खेत की सीमाएं, जो भी सीमाएं हैं उन सभी का। ठीक है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में सीमा चिन्ह को नष्ट किए जाने का प्रावधान किया गया है? धारा 20, धारा 21, धारा 22, धारा 23। तो धारा 22 के अंतर्गत जो है सीमा चिन्हों को नष्ट किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में गांव की सूची तैयार करने और अनुरक्षित रखने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? ए, राजस्व परिषद को, बी, आयुक्त को, सी, अपर कलेक्टर को, या डी, कलेक्टर को? सही ऑप्शन है डी, कलेक्टर को जो है वो गांव की सूची तैयार करने और उसे अनुरक्षित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में क्षेत्र पंजी, जिसे खसरा कहते हैं, के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 30(1), धारा 33(1), धारा 13(1), धारा 34(1). सही ऑप्शन है ए, धारा 30(1) में जो है खसरा के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 42, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में मिनजुमला संख्या के संबंध में प्रावधान किया गया है? ठीक है। मिनजुमला नंबर जो है वो किस सेक्शन में है? ए, 29(2) में, बी, धारा 30(2) में, सी, धारा 31(2) में, या फिर डी, धारा 32(2) में? इसका सही उत्तर है बी, धारा 30(2) में जो है जुमला संख्या के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, अधिकार अभिलेख का बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? जो अधिकार अभिलेख हैं उनको बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? ए, खसरा, बी, मिनजुमला, सी, खतौनी, या डी, इंतखाब? इसका सही ऑप्शन है डी, सी, खतौनी को जो है वो अधिकार अभिलेख कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में। अगला है 44 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के किस धारा में अधिकार अभिलेख यानी कि खतौनी के संबंध में प्रावधान है? धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 31। तो धारा 31 में जो है वो खतौनी अधिकार अभिलेख के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि कितने वर्षों में गांव की सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा? प्रत्येक वर्ष में, बी, प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में, ए नंबर प्रत्येक 10 वर्ष में, बी, प्रत्येक 5 वर्ष में, सी, प्रत्येक 15 वर्ष में, या डी, प्रत्येक 20 वर्ष में? इसका सही उत्तर है बी,
प्रत्येक 5 वर्ष के अंतर्गत गांव की सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के किस धारा में कर्तव्यवादों का विवर्जन के संबंध में प्रावधान किया गया है? ए धारा 35 में, बी धारा 36 में, सी धारा 37 में या डी धारा 38 में? इसका सही उत्तर है सी, धारा 37 में जो है वो कर्तव्यवादों का विवर्जन के संबंध में यह धारा प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के किस धारा में किसान बही के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41? तो धारा 41 में जो है वो किसान बही के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के किस धारा में मानचित्र के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 31? सही उत्तर है धारा 30। धारा 30 में मानचित्र के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, दाखिल खारिज का क्या अर्थ होता है? ए वाणिज्यिक रजिस्टर्ड जोतकार के नाम का परिवर्तन, एक बी नंबर एक व्यक्ति का नाम खारिज होना, सी किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज होना या डी उपयुक्त सभी? इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। जो दाखिल खारिज है उसमें क्या होता है कि वाणिज्यिक रजिस्टर्ड जोतदार के नाम का परिवर्तन होता है, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम वहाँ से खारिज होता है और दूसरे का दर्ज होता है, तभी उसको दाखिल खारिज रजिस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, खसरा में कितने खाने होते हैं? 22 खाने, 23 खाने, 24 खाने या 25? सही उत्तर है ए, खसरा में जो खाने हैं वो 22 खाने होते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर, खतौनी में कितने खाने होते हैं? ए 22 या फिर 14 या 15 या 16? सही उत्तर है बी, 14 खाने होते हैं किसमें? खतौनी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में कौन सी निकाय होती हैं? संविधि निकाय, संविधिक निकाय, निगमित निकाय, ए और बी दोनों या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है बी, निगमित निकाय। जो प्रत्येक ग्राम पंचायत है वो एक निगमित निकाय होती है। अगला प्रश्न है, भूमि प्रबंध समिति का सचिव कौन होता है? लेखपाल, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक या उपयुक्त में से कोई नहीं? ए नंबर इसका सही उत्तर है। सही उत्तर है ए, लेखपाल जो है वो भूमि प्रबंधक समिति का सचिव होता है। अगला प्रश्न है, राजस्व उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 2 में किसको परिभाषित किया गया है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, भूमि प्रबंध समिति या फिर डी उपयुक्त सभी? इसका सही उत्तर है डी, धारा 2 में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 2 में ग्राम सभा को भी परिभाषित किया गया है, ग्राम पंचायत को भी, भूमि प्रबंध समिति को भी और उपयुक्त सभी, मतलब इन सभी को परिभाषित किया गया है। 55 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? तो ये सभी लोगों को पता होगा, ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष बाद होता है, ए नंबर। इसमें 6, 3, 7 ये भी ऑप्शन दिए हैं, लेकिन 5 नंबर ए नंबर इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है 56 नंबर, ग्राम सभा के प्रधान या सदस्य के चुने जाने की न्यूनतम उम्र क्या होती है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष या फिर डी 30 वर्ष? सही उत्तर है 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 में प्रधान पंचायत के कुल कितने कर्तव्यों का वर्णन है? ए 20, बी 25, सी 30 या डी 40? इसका सही उत्तर है सी 30। जो धारा 15 है पंचायती राज अधिनियम 1947 की, उसमें पंचायत के कुल कितने कर्तव्य हैं? 30 कर्तव्यों को बताया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 के अनुसार 1000 तक की संख्या में ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या कितनी होगी? ए 13, बी 14, सी 7 या फिर डी 9? सही उत्तर है डी 9। तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 के अनुसार 1000 तक की संख्या में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 9, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न है, गांव निधि का प्रयोग सामान्यतः किसके कार्यों को संपादित करने के लिए किया जाता है? ए ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी भूमि प्रबंध समिति या फिर डी उपयुक्त सभी? इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं वो ग्राम निधि का प्रयोग सामान्यतः इन कार्यों को संपादन करने के लिए किया जाता है। किन कार्यों को? ग्राम सभा के लिए, ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंध समिति के लिए। अगला प्रश्न है,
किस धारा के अनुसार प्रत्येक जिले में एक समेकित गांव निधि होती है? धारा 96, धारा 69, धारा 68, धारा 67। सही उत्तर है धारा 69। अगला प्रश्न है, स्थायी अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता का किस धारा में प्रावधान किया गया है? धारा 70, धारा 69, धारा 72, धारा 73। सही उत्तर है धारा 72 में जो है एक स्थायी अधिवक्ता व अन्य अधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 74 के अनुसार कौन जोतदार है? इसमें जो है जोतदार को बताया गया है। संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, आसामी या उपयुक्त सभी। तो धारा 74 के अधीन सभी का वर्णन किया गया है, आसामी, संक्रमणीय और असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर। अगला प्रश्न है 63 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर का प्रावधान किया गया है? ए धारा 75, बी धारा 76, सी ए और बी दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है धारा 75 में संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का प्रावधान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर प्रावधान किया गया है? धारा 73, 76, 75, 76। धारा 73, 76, 75, 78। तो बी ऑप्शन इसका सही है। धारा 75 में असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का प्रावधान है, और जैसा कि अभी हम ऊपर वाले सवाल में जान चुके हैं कि धारा 75 में संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का प्रावधान है। 75 में संक्रमणीय और 76 में असंक्रमणीय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में आसामी के संबंध में प्रावधान है? तो जो आसामी है उनके संबंध में क्या प्रावधान है? धारा 75, धारा 76, या फिर धारा 78 या धारा 74। इसका सही उत्तर है धारा सी, ऑप्शन सी। धारा 78 में जो है वो आसामी के बारे में प्रावधान किया गया है। 66 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 98 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध है। ए विक्रय, बी दान, सी बंधक व पट्टे, या डी उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है डी। धारा 98 के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति के भूमिधर हैं, एससी वर्ग के जो भूमिधर हैं, वो ना तो बेच सकते हैं, ना दान कर सकते हैं, ना बंधक या पट्टे पर दे सकते हैं। ये उन पर जो है प्रतिबंध अधिरोपित किया गया है धारा 98 के अनुसार। अगला प्रश्न है 67, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में घोषणात्मक वाद का प्रावधान किया गया है? धारा 144, धारा 229 बी, धारा 145, धारा 143। सही ऑप्शन है धारा 144 के अंतर्गत घोषणात्मक वाद का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में जोत के विभाजन, ठीक है, जोत के विभाजन के लिए वाद का प्रावधान किया गया है? धारा 144, धारा 116, धारा 115, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी। धारा 116 के अनुसार जोत के विभाजन के लिए वाद का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में भूमिधर द्वारा जोत का समर्पण का प्रावधान किया गया है? धारा 115, धारा 117, धारा 118, धारा 119। सही उत्तर है सी। धारा 118 के अंतर्गत भूमिधर द्वारा जोत का समर्पण किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में आसामी द्वारा जोत का समर्पण का प्रावधान किया गया है? धारा 118, बी धारा 117, सी धारा 120, या फिर डी धारा 119। सही उत्तर है डी। धारा 119 के अनुसार आसामी द्वारा जोत का समर्पण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में भूमिधर द्वारा परित्याग का वर्णन किया गया है? ए धारा 122 द्वारा, बी धारा 120 द्वारा, या फिर सी धारा 123 द्वारा, या फिर डी धारा 124। सही उत्तर है ए धारा 122 द्वारा। यानी कि इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट बाई भूमिधर हैज़ बीन मेड? सेक्शन 122। ठीक है। अगला प्रश्न है 72 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में आसामी द्वारा दे लगान का प्रावधान किया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 ए प्रोविजन हैज़ बीन मेड द रेंट पेबल बाय द आसामी?
सेक्शन 139, सेक्शन 138, सेक्शन 140, सेक्शन 141। राइट आंसर इज द सेक्शन 138। सेक्शन 138 के अनुसार आसामी द्वारा देय लगान का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है 73। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में सरकारी पट्टेदार को परिभाषित किया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 डिफाइंड बाई गवर्नमेंट लीज, सरकारी पट्टेदार को लीजेस कहाँ परिभाषित किया गया है? सेक्शन 146, 148, 147, 149। राइट आंसर इज द 147। 147 के अनुसार सरकारी पट्टेदार को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 प्रोविजंस हैज बीन मेड द इंजेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लीज। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में सरकारी पट्टेदार की बेदखली का प्रावधान किया गया है? सेक्शन 148, 146, 150, 149। राइट आंसर इज द 149। सेक्शन 149 के अनुसार सरकारी पट्टेदार की बेदखली का प्रावधान किया गया है। ठीक है। 75 नंबर प्रश्न है भूमि पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टैक्स ऑन लैंड कॉल्ड? एग्रीकल्चर टैक्स, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन टैक्स या इंश्योरेंस टैक्स? तो क्या कहते हैं? पी, लैंड रेवेन्यू या भू राजस्व कहते हैं जो भूमि पर लगता है कर। अगला प्रश्न है इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड द लैंड रेवेन्यू विल बी द फर्स्ट चार्ज प्रोविजन हैज बीन मेड। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में भू राजस्व प्रथम प्रभार होगा प्रावधान किया गया है? तो आप पर जितने भी टैक्स लगे हैं उनमें भू राजस्व प्रथम प्रभार होगा, मतलब ये सबसे पहले वसूला जाएगा। ये किस धारा में कहा गया है? सेक्शन 163, सेक्शन 162, सेक्शन 165, सेक्शन 164। ए नंबर इसका सही उत्तर है। 163 में कहा गया है कि आपके ऊपर जितने भी टैक्स लगे हैं उनमें जो है जो भू राजस्व है, जो लैंड रेवेन्यू है, वो सबसे पहले वसूला जाएगा। ठीक है, प्रथम प्रभार होगा। अगला प्रश्न है कि भू राजस्व के लिए भूमिधर संयुक्त रूप से और अलग अलग उत्तरदायी होंगे। किस धारा में प्रावधान है? भूमिधर विल बी ज्वाइंटली एंड सेवरल responsible for the land revenue in which section is the provision made? Section 162, 163, 164, 165। तो सेक्शन 164 में कहा गया है कि भू राजस्व के लिए भूमिधर संयुक्त और अलग अलग रूप से कब उत्तरदायी होंगे। अगला प्रश्न है 78। इन विच सेक्शन प्रोविजन हैज़ बीन मेड रिगार्डिंग द लैंड रेवेन्यू गिवन भूमिधर? जो भूमिधर द्वारा देय भू राजस्व के संबंध में किस धारा में प्रावधान है? धारा 151, धारा 152, धारा 153, धारा 154। धारा 154 में भूमिधर द्वारा देय भू राजस्व के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 156 के प्रावधान के अंतर्गत भू राजस्व की छूट के लिए भूमि का अधिकतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? What should be the maximum area of land revenue under the provision of section 156 of यूपी रेवेन्यू कोड? तो धारा 156 के अधीन आपका कितना जो है भू राजस्व, कितना भूमि का क्षेत्रफल होना चाहिए जिससे आपको भू राजस्व में छूट मिल जाए? सेक्शन ए 1.26 हेक्टेयर्स, 1.25 हेक्टेयर्स, 1.24 हेक्टेयर्स, 1.23 हेक्टेयर्स। राइट आंसर इज द 1.26 हेक्टेयर्स। अगर 1.26 हेक्टेयर से तक की आपकी भूमि है तो आपको जो है लैंड रेवेन्यू से छुटकारा मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि विपत्ति होने पर भू राजस्व में माफी या स्थगन किस धारा में प्रावधान किया गया है?
दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा ज़्यादा बारिश या बाढ़ आ जाने पर जो भू राजस्व है वो नहीं वसूला जाता है, तो वो किस धारा में प्रावधानित है? राइट आंसर इज द 157। धारा 157 के अधीन ही आपको कृषि विपत्ति आने पर भू राजस्व में माफी या स्थगन का प्रावधान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 81 नंबर कि किस भूमि को भू राजस्व से भुगतान से छूट प्रदान किया गया है? विच लैंड हैज़ बीन एग्जम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू? सुधार से भिन्न भवन द्वारा आच्छादित भूमि, कब्रिस्तान और शमशान, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। इन दोनों को जो है भू राजस्व के भुगतान से छूट प्रदान की गई है। अगला है 82 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की 154 के प्रावधानों के अधीन भूमिधर के द्वारा भू राजस्व कब किया जाता है? ए कैलेंडर वर्ष में, बी वित्तीय वर्ष में, सी कृषि वर्ष में, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही है उत्तर है सी, कृषि वर्ष में। ठीक है, इन द एग्रीकल्चरल ईयर। अगला प्रश्न है हु इज लाइबल टू पे लैंड रेवेन्यू अंडर सेक्शन 153 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 153 के अधीन भू राजस्व भुगतान करने का दायित्व किसका होता है? ग्राम पंचायत का, भूमिधर का, ग्राम सभा का, ग्राम प्रधान का? इसका सही उत्तर है बी, भूमिधर का। अगला प्रश्न है 84, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में भू राजस्व के बकाये की वसूली हेतु प्रक्रिया का प्रावधान है? In which section of the UP Revenue Code 2006 procedure for recovery of arrears of land revenue has been made? Section 174, 170, 172, 170, 171. Right answer is the section 170. धारा 170 में भू राजस्व के बकाये की वसूली की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में भू राजस्व के बकाये का भुगतान न करने पर गिरफ्तारी और निषेध का प्रावधान किया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 प्रोविजंस फॉर अरेस्ट एंड डिटेंड हैज बीन मेड ए नॉन पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू? दोस्तों आपके ऊपर जो बकाया भुगतान है भू राजस्व का, अगर वो आपने पे नहीं किया है, ठीक है, उसका भुगतान नहीं किया है, तो किस धारा के अंतर्गत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है? ठीक है, और निरोध किया जा सकता है। ठीक है, ए धारा 170, बी धारा 172, धारा 173, धारा 171। सही उत्तर है इसका डी, धारा 171 के अधीन आपको गिरफ्तार या निरोध करने का प्रावधान है। ठीक है, अगर आपने भू राजस्व का भुगतान नहीं किया है। अगला प्रश्न है 86, इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 प्रोविजंस हैज बीन रिगार्डिंग रिट डिमांड? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में मांग पत्र से संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 169, धारा 166, धारा 163 या धारा 162? इसका सही उत्तर है ए, धारा 169 के अधीन मांग पत्र से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन जोत की कुर्की के प्रावधान किया गया है? राइट आंसर इज द 174, 174 के अधीन जोत की कुर्की का प्रावधान है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन जोत की बिक्री का प्रावधान किया गया है? इन विच अंडर विच सेक्शन ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006 प्रोविजंस हैज बीन मेड ए फॉर द सेल ऑफ होल्डिंग? 174, 175, 176, 177। तो 176 के अधीन जो है जोत की बिक्री का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन जोत का पट्टा का प्रावधान किया गया है? धारा 172, 176, 174, 175। सही उत्तर है 175 के अधीन जो है जो पट्टा है, जोत का पट्टा, उसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में राजस्व न्यायालय को परिभाषित किया गया है? तो राजस्व न्यायालय की परिभाषा कहाँ है? 416 में, 417, 418, 419 नहीं, 416 में जो है राजस्व न्यायालय की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 206 में किस न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन किया गया है? ए सिविल न्यायालय, बी राजस्व न्यायालय, सी और बी दोनों, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, ए और बी दोनों। तो इसमें जो है राजस्व न्यायालय और सिविल न्यायालय दोनों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है
प्रथम राजस्व संहिता 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में प्रथम अपील का प्रावधान किया गया है? बी 207 में, 206, 208 या कोई नहीं, तो 207 में जो है वो प्रथम अपील का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में द्वितीय अपील का प्रावधान है? 206, 207, 208, 209। सही उत्तर है 208 में जो है द्वितीय अपील का प्रावधान किया गया है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्रथम अपील दाखिल किए जाने के लिए परिसीमा की अवधि कितने दिन के भीतर होगी? अर्थात प्रथम अपील जो दाखिल की जाती है उसकी परिसीमा अवधि कितनी होगी? ए 20 दिन के भीतर, बी 90 दिन के भीतर, सी 60 दिन के भीतर या डी 30 दिन के भीतर। सही उत्तर है 30 दिन के भीतर। अगला प्रश्न है 95 नंबर, द्वितीय अपील दाखिल किए जाने के लिए परिसीमा की अवधि कितने दिन की होती है? तो जब आप द्वितीय अपील दाखिल करेंगे तो कितने दिनों के अंतर्गत आपको दाखिल करनी होगी? निर्णय आने के बाद 90 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर या 45। सही उत्तर है ए 90 दिन के भीतर आपको द्वितीय अपील दाखिल करनी होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कतिपय अपीलों के विरुद्ध वर्जन किस धारा में वर्णित है? धारा 208, 209, 210, 211। सही उत्तर है बी 209 के अधीन आपको अपीलों के विरुद्ध वर्जन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है 97 नंबर कि राजस्व न्यायालय को अभिलेख मांगने की शक्ति किस धारा में प्रदान की गई है? किस धारा के अंतर्गत राजस्व न्यायालय अभिलेख मांग सकता है? धारा 112, बी धारा 211, इसका ऑप्शन ए है धारा 212, ऑप्शन बी है धारा 211, ऑप्शन सी है धारा 210, ऑप्शन डी है धारा 209। सही उत्तर है सी धारा 210 के अंतर्गत अभिलेख मांगने की शक्ति जो है वो राजस्व न्यायालय को प्रदान की गई है। 98 नंबर प्रश्न है कि परिषद की पुनर्विलोकन की शक्ति किस धारा में प्रदान की गई है? इन विच सेक्शन ऑफ बोर्ड्स पावर टू रिव्यू हैज बीन गिवन? धारा 208, धारा 209, धारा 210, धारा 211। सही उत्तर है धारा 211। अगला प्रश्न है, सूचना को तामील कराए जाने की रीति को किस धारा में प्रावधान किया गया है? ए धारा 216, बी धारा 215, सी धारा 214 या फिर डी धारा 213। सही उत्तर है ए धारा 216 में सूचना को तामील कराए जाने की रीति का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है 100 नंबर और अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए लगान की वसूली करना, बी भूमि का विकास करना, सी भू राजस्व की वसूली करना या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी कृषि का विकास करना। ठीक है, तो इन विच व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द यूपी कंसोलिडेशन यानी चकबंदी अधिनियम ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953। तो चकबंदी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।